Hello dear students, welcome you all in a lecture series of nuclear physics. स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट यूनिट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज मैं आपके साथ लास्ट सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रही हूँ। एक लेक्चर और मैं इस यूनिट पे प्रोवाइड करूंगी आपको। ये सब टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, वो दो आर्टिकल हैं। नंबर 1 बेनब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ एंड सेकंड वन इज मोज़ले लॉ। गॉट माय पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्पेक्ट्रोग्राफ का ही डिस्कशन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं बेनब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। हमारी फिजिक्स में या हम ये कह सकते हैं कि साइंस में जितने भी स्पेक्ट्रोग्राफ हैं, बेस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ्स जो हैं उनमें से एक ये भी है, बेनब्रिज एंड जॉर्डन। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि इसमें हम सेम रेडियल फील्ड भी लगाने वाले हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई होगी। पर यहाँ पे हमें वेलोसिटी सिलेक्टर अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर ही वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों ही चीजें ये कह सकते हो कि हम फोकस कर पाते हैं। ठीक है, इसमें सेपरेटली हमें वेलोसिटी सिलेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, बिकॉज इट फोकस बोथ डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी। इसमें होता क्या है कि हम रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं पहले, और उस रीजन में से आयंस को जब हम पास करवाते हैं तो आयंस जो वहां से अमर्जेंट होके निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को हम काइनेटिक एनालाइजर भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद उसे मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाएगा, जहां पे अकॉर्डिंग टू इट्स मास इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे हम मोमेंटम को सेम करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को हम मोमेंटम एनालाइजर भी कह सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 3 हाईलाइट किए हैं पॉइंट। नंबर 1 ये बेस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ्स में से एक है। इसे 1936 में बेनब्रिज और जॉर्डन जी ने डेवलप डिजाइन किया है। उसके बाद इसमें हम जिस टाइप से फील्ड लगाएंगे मैंने वो बात की आपके साथ, और किन चीजों को हम सेम करने की कोशिश करेंगे, किन पैरामीटर्स को, वो बात की। फिर मैंने आपको बताया कि इसको डबल फॉक्सिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चीजों को ही फोकस करने की कोशिश करता है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत बार बनता भी है कि किस स्पेक्ट्रोग्राफ को डबल फॉक्सिंग कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं स्पेक्ट्रोग्राफ को मेनली पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो यहाँ हमारे 4 पार्ट बनेंगे। नंबर 1 आयन डिस्चार्ज ट्यूब, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइजर, नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड एनालाइजर एंड द लास्ट वन इज फोटोग्राफिक प्लेट। अब आपको ध्यान होगा कि बेनब्रिज करवाते टाइम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आयन डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में भी बताया था और फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में भी बताया था। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी स्टूडेंट्स, ये इनका सेम ही काम है। जो यहाँ पे चीज डिस्कस करने वाली है वो ये दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइजर और मैग्नेटिक फील्ड। आयन डिस्चार्ज ट्यूब आपको पता ही है कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे हमें आयंस मिलेंगे, मींस हमें जिन एटम या मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है हम उनको पहले आयंस की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वो काम ये डिवाइस करता है। गॉट माई पॉइंट। अब यहां से हमें जब आयंस मिलेंगे तो वो फिर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइजर में, जहां इनके साथ इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड से वही पार्टिकल्स बाहर निकल के आएंगे जिनकी सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर उसके बाद वो थोड़ा टाइम बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे जहां पे उन पे कोई फील्ड नहीं लग रही होगी। उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड एनालाइजर में जाएंगे, जहां पे अकॉर्डिंग टू ये कह दो कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से उन पे वही पार्टिकल बाहर निकल के आएंगे जिनका मोमेंटम सेम होगा। तो यहाँ पे 2 फिल्टर्स हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 जहां से काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, नंबर 2 जहां पे आपकी मोमेंटम की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मास के अकॉर्डिंग फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल हो जाएंगे। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइजर कैसे काम करता है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आप सेटअप देख लो, क्योंकि सेटअप देखने से हमें विजुअलाइज हो जाता है कि क्या चीज कैसे काम कर रही है। नंबर वन, ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है और इस ट्यूब का मेन पर्पस यहाँ पे यही है कि आप इसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स को इंसर्ट करवाओगे और यहाँ से आयंस की बीम बाहर आएगी। ठीक है, S1 और S2 स्लिट्स जो है वो बीम को फाइन करने के लिए हमने रखी है। और ये जो रीजन है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, इस रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाई है कि उसका जो, ये कह दो कि अगर आप उसका सेंटर देखो तो वो सेंटर पे π/√2 का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं जिसपे हम पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल दे रहे हैं, वो भी हमने कर्व्ड फॉर्म में ही लगाई हैं। और जब यहाँ से आयंस क्रॉस करेंगे तो वो भी कर्व्ड पाथ को ही फॉलो करेंगे और यहाँ से वही पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे जिन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। फिर ये जो रीजन है S3 से जब पार्टिकल बाहर निकलेंगे तो इस रीजन में हमने कोई भी फील्ड नहीं लगा रखी, यहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में आगे प्रोसीड करेगा या मूव करेगा। उसके बाद यहाँ हमने फिर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, जैसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक लगाई, यहाँ पे मैग्नेटिक लगाई है और ये भी वेज शेप में लगी हुई आप देख सकते हो। और जब आप इसको भी सेंटर पे जाकर देखोगे तो ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दैट इज π/3 अगर आप रेडियन में बात करो तो। फिर यहाँ पे भी इसका पाथ अब स्ट्रेट नहीं रहेगा आयंस का, वो इस तरह से पाथ में मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मोमेंटम और फिर उसके बाद वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल होंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास। गॉट माय पॉइंट? तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा सेटअप है। आयन डिस्चार्ज ट्यूब को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप थ्योरी वहां से भी उठा सकते हो और अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइजर की और मैग्नेटिक फील्ड एनालाइजर की, और फोटोग्राफिक प्लेट भी सेम वही चीज है जो हमने पिछले स्पेक्ट्रोग्राफ में डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी एनालाइजर, इस रीजन को बोला जाता है S2 से S3 के बीच का रीजन। ठीक है, इसमें क्या है, आपने कंसेंट्रिक कर्व्ड प्लेट्स लगाई हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही है ये प्लेट्स। ठीक है, और इस पे हमने वोल्टेज अप्लाई की है और इस कर्व्ड प्लेट्स के बीच के रीजन में आयन मूव करेगा। ठीक है, और वोल्टेज को इस तरीके से सेट किया हमने कि एनालाइजर की जो कर्व है उसी कर्व को बीम भी फॉलो करेगी उसके अंदर से जाते टाइम। ठीक है, अब जो रेडियस होगा इस कर्व का वो डिपेंड करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस आयन की और उसको जिस फील्ड में रखा है उसका पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब वो कर्व्ड शेप में जा रहा है तो उसको जो एनर्जी मिल रही है इस मोशन के लिए वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिल रही है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया QE इज इक्वल्स टू mv²/r, क्योंकि ये वो फोर्स होती है जो उसको सर्कुलर मोशन को फॉलो करने के लिए चाहिए और ये मिल कहाँ से रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इसलिए मैंने इसको QE के साथ रख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से निकाला mv², तो हमारे पास mv² की वैल्यू आ रही है QER। मैंने दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट भी और राइट भी, तो आप देख सकते हो ये चीज क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ही तो है। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ रही है, 1/2 QER। अब यहाँ पे आपको पता है Q आयन पे चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है और R उसका रेडियल डिस्टेंस है। अगर ये तीनों चीजें फिक्स हैं, इट मींस काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स आ गई। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस किस चीज पे कर रही है, आयन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी लगाई है और वो कितने कर्व का बन रहा है। तो मतलब तीन चीजें आई यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड कर रहा है, ये जो कर्व्ड पाथ है, ठीक है, इस कर्व का रेडियस कितना होगा इस बात पे डिपेंड करेगा और आयन पे चार्ज कितना है इस बात पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये तीनों चीजें फिक्स हैं तो इस रीजन से जो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे उन सब की काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगी, इसलिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी एनालाइजर। गॉट माय पॉइंट? अब आप देख सकते हो कि इस स्लिट से बाहर निकलने के बाद, S3 से बाहर निकलने के बाद ये होता है लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं लगी, तो यहाँ आपके आयंस जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेंगे, उसके बाद वो मैग्नेटिक एनालाइजर में एंटर करेंगे। गॉट माय पॉइंट? अब मैं आपके साथ
नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाली हूँ मैग्नेटिक फील्ड एनालाइजर। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस किया कि उसमें किस तरीके से पार्टिकल्स कैसे बाहर निकलेंगे, वही जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमने मैथमेटिकली भी उस चीज को देखा, वैसे हम आगे मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक एनालाइजर की। मैंने आपको ये चीज बताई है कि इस रीजन को आप बोलते हो मैग्नेटिक एनालाइजर। गॉट माय पॉइंट? इसमें आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होगी वो भी रेडियल होगी और उसका सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, मीन्स वो 60 डिग्री जो है वो बेंड है, इस तरीके से बेंड है कि वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा सेंटर पे। अब जैसे ही आपके आयंस उस रीजन से क्रॉस करेंगे तो आपको पता है उन सब आयंस की काइनेटिक एनर्जी तो यूनिफॉर्म है, तो उनके जो जिन जिन के मासेस अलग होंगे वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मींस यहाँ पे आयंस अपने मोमेंटम के अकॉर्डिंग सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसी तरीके से वो मोमेंटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे उन्हें अपनी राइट कंडीशन मिलेगी जो भी रेडियल फील्ड की है, उस अकॉर्डिंग डिफरेंट मासेस जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे फिजिकली स्पेस में, और फिर वो एक अलग अलग सी बीम बना देंगे जैसे यहाँ पे ये शो है। ठीक है, और ये बीम अलग अलग पॉइंट्स पे जाके फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, जहां पे आपको ट्रेस मिलेगा। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेस मिलने के बाद आगे की चीज सेम है, बस ये ध्यान रखना यहाँ पे सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट्स। मींस इस तरफ भी बन सकता है और उस तरफ भी बन सकता है, जबकि आपने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपका स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कस किया था उसमें एक ही साइड को ग्राफ बन रहा था, आपने देखा था, क्योंकि स्लिट मान लो यहाँ थी S3 तो ग्राफ वो इसी तरफ बन रहा था सारे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा असिमेट्रिक था। गॉट माय पॉइंट? तो फोटोग्राफिक प्लेट की बाकी डिटेल वही है कि ये कैसा डिवाइस है, इसमें किस तरह से ट्रेस बनेंगे, जितने नंबर ऑफ ट्रेसेस होंगे उतने नंबर ऑफ आइसोटोप, जिस ट्रेस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी मींस उस आइसोटोप के एबंडेंस जो है वो ज्यादा है। और एक चीज और कि ये जितने ज्यादा दूर बनते जाएंगे इनका मास उतना ही ज्यादा होगा। गॉट माय पॉइंट? तो अब मैं एडवांटेज की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ स्टूडेंट्स। एडवांटेज में सबसे पहली बात जो बेस्ट चीज है वो यही है कि ये लीनियर स्केल है। दूसरा, इसकी जो आप ज्योमेट्री देख रहे हो, ज्योमेट्री से आप इसकी रिजॉल्विंग पावर को भी निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने यहाँ मैथमेटिकली उसको नहीं ट्रीट करवाया। और आपको पता है कि इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा हाई है। इसमें दो चीजें हैं, ये वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों को ही फोकस करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग बीम को भी मींस डाइवर्जिंग बीम्स जो आ रही हैं उनको भी इस ऑपरेटर से ये कह सकते हो कि पॉसिबल है एनालाइज करना। ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी जो है वो हायर होगी। गॉट माय पॉइंट? और इमेज सिमेट्रिकल बन रही है जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया ही कि सिमेट्रिकल भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो 2 मार्क्स का बने, 3 का बने, 4 का बने या 8 का बने। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स नया आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर चार्ज एंड इट्स डिटर्मिनेशन बाय मोजले लॉ। मोजले लॉ आपके सिलेबस में है, पर मैं उससे पहले आपका बेस बना रही हूँ यहाँ पे कि हमने मोजले लॉ जो है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स में क्यों रखा और वो किस चीज के बारे में आपको बता रहे। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, इसको एक्सपेरिमेंटली बताने के लिए मेनली हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। नंबर 1, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कि अल्फा पार्टिकल में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो आपने स्टडी की उसमें कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज एंगल से स्कैटर हो रहे थे, उसके बेस पे हम बता सकते हैं। नंबर 2, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम भी एक बहुत अच्छा मेथड है, एक्सपेरिमेंट है जिससे हम न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता सकते हैं। जो पहला मेथड है ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट से ही हमने न्यूक्लियस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी निकाले हैं। बट अगर हम करेक्शन की बात करें तो जो हमारा सेकंड वन है ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू फॉर्मर। गॉट माय पॉइंट? तो अब मैं बात करना चाहती हूँ कि करेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम, ठीक है, मींस पहले हमें ये समझना होगा कि एक्स रे स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है, फिर हम करेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम में जाएंगे। और यही एक स्पेक्ट्रा है जिसको मोज़ले लो ने मैथमेटिकली भी ड्राइव किया है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे परफॉर्म करने के बाद, तो फिर हम उस मोज़ले लो पे आएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्स रे स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम की। एक्सरे स्पेक्ट्रम में सबसे पहले एक्स रेज की बात करते हैं। आपको पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा भी है इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। ये हाई एनर्जी की ही रेज होती है और इन रेज की डिस्कवरी 1895 में हुई थी और रोहेंटजन जी ने की है इनकी डिस्कवरी। इसमें पहले मैं बात करूंगी आपके साथ कि प्रोड्यूस कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कोई हाई एटॉमिक नंबर का कोई भी टारगेट ले लो, उस पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को फोल करवाओ, तो आप देखोगे कि एक्स रेज वहां पे प्रोड्यूस होंगी। आई रिपीट, व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फोल ऑन अ टारगेट, टारगेट की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? ऑफ अ हाई एटॉमिक नंबर, एक्स रेज विल प्रोड्यूस्ड, वहां पे एक्स रेज प्रोड्यूस होगी। अब जो एक्स रेज वहां पे प्रोड्यूस हुई, हमने उसको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने पे हमें ये पता लगा कि वो दो टाइप की हैं। नंबर वन कॉन्टिन्यूस एक्स रेज, नंबर टू करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। मैं इन दोनों की डेफिनेशन बता देती हूँ, बट जो न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो इस टाइप से हमारे पास आती है, ठीक है। मींस न्यूक्लियर चार्ज को हम इन रेज की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूस एक्स रेज। तो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूस एक्स रेज से आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है कि कॉन्टिन्यूस एक्स रेज का मतलब है कि ये वाली रेज जो है इनकी एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मान लो एक एक्स रेज की एनर्जी 15 है तो दूसरे की 15.1 भी हो सकती है, 15.3 भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी चीज का मल्टीपल हो। गॉट माई पॉइंट? अब ये रेज कब एमिट होते हैं वो देखो। जैसे ही मैंने कहा था कि आपने ये टारगेट लिया है, इस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फोल्ड करवा रहे हैं, तो देखो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के या टारगेट के ऊपर फोल होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों से इंटरेक्ट करेंगे। तो अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी स्पीड जो होगी वो चेंज होगी क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उससे रेडिएशंस एमिट होती हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रेमस्ट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे वही चीज प्रोसीड हो रही है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे ये रेज, ये इलेक्ट्रॉन की बीम न्यूक्लियस के नजदीक जाने की कोशिश करेंगी तो इसमें से कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस एमिट होंगी। इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा नजदीक जाएगा उस टाइम पे जो एमिट होने वाली रेज हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ये देखो जैसे ये बिल्कुल हेड ऑन कॉलिजन पे जा रहा है तो यहाँ से निकलने वाली रेज की एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो थोड़ा सा साइड से जा रहा है वहां से निकलने वाली एनर्जी जो होगी वो मॉडरेट टाइप की होगी एक्स रेज, और जो बहुत दूर से थोड़ा निकल रहे हैं न्यूक्लियस से वहां से लो एनर्जी की एक्स रेज एमिट होंगी, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहते हो कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी की रेज एमिट हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किस एनर्जी से या किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट करके या किस स्पीड से इस न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट्स एच न्यू मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। ये जो है ये आपके पास पोटेंशियल को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? चार्ज से। मींस ये एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो आपके टारगेट पे फॉल हो रहे हैं, और यही एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम यही कन्वर्ट हो सकती है पूरी की पूरी एक्स रेज में। तो मैंने ये लिख दिया,
ठीक है। अब यहाँ से अगर आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू वी नॉट बाई एच। फिर अगर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा बाय सी, और सी को आप इस तरफ ले आओगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाय ई वी नॉट। अब वी नॉट वो पोटेंशियल है जिससे आपने इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप किया होगा, तो आप यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। मींस जो एक्स रेज एमिट होंगी उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आपने इलेक्ट्रॉन को किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रखा है। अब पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसी तरह एमिटेड एक्स रेज की वेवलेंथ की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर इंटीजर का या किसी नंबर का मल्टीपल होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रा। और ये अराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं, और वो रेडिएशंस होती हैं एक्स रेज। गॉट माय पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करती हूँ आपके साथ करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा की। तो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा में क्या है, मैं एक इलेक्ट्रॉन का पहले आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से समझो, फिर हम इस पे आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये टारगेट एटम पे फॉल हुआ। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने, इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इस वैकेंसी को बाहर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो फिल करने की कोशिश करेंगे। अगर उसको यहाँ एल शेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल करता है, ठीक है, तो भी एनर्जी एमिट होगी। एम का करेगा तो भी एनर्जी एमिट होगी, और एन का करेगा तो भी एनर्जी एमिट होगी, और वो एनर्जी जो एमिट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज एमिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज क्या है स्टूडेंट्स, कि जो एनर्जी एमिट होगी वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इनके बीच का गैप कितना है। अब इस वैकेंसी को अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल करता है तो इस गैप की एक्स रेज एमिट होगी, और अगर ये फिल करता है तो इस गैप की होंगी, और अगर ये फिल करेगा तो इस गैप की होंगी। मतलब एमिटेड एक्स रेज की एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड कर रहा है कि इन एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कितना है। मींस ये तो अब एनर्जी लेवल का गैप कितना है ये टारगेट पे डिपेंड करता है। मींस एमिटेड एक्स रेज की एनर्जी टारगेट के एनर्जी गैप के लिए एनर्जी गैप पे डिपेंड कर रही है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइप है एक्सरे स्पेक्ट्रा की, ये आपको मटेरियल के नेचर के बारे में बता रही है। दैट्स वाई इट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है। समझ में आया कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, उसको फिल करने के लिए हायर लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस स्पेस को ले लेंगे, जैसे यहाँ पे कोशिश की गई। अगर यहाँ इससे समझने की कोशिश करें तो ये देखो स्टूडेंट्स, मान लो ये आपके पास जो एनर्जी लेवल है के है, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है। अगर उसको एल वाला इलेक्ट्रॉन फिल करेगा तो उस सीडी वहां से निकलने वाली एक्स रेज को बोलेंगे के अल्फा। अगर एम वाला फिल करेगा तो के बीटा, एन वाला फिल करेगा तो के गामा। बट ये देखो कि इस एनर्जी लेवल के सबसे क्लोज कौन सा लेवल है, ये वाला। तो सबसे ज्यादा चांस यही रहते हैं कि ये के अल्फा लाइन की ही रेडिएशन बाहर निकले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही एल शेल के इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि और लाइंस आपको नहीं मिलेंगी, बट जो प्रोबेबिलिटी है ज्यादा वो के अल्फा लाइन की ज्यादा है, के बीटा की उससे कम, के गामा की उससे कम, और के डेल्टा की उससे भी ज्यादा कम, ठीक है। और एनर्जी की बात करो तो ये गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी की एक्स रेज निकलेंगी। तो के अल्फा लाइन से निकलने वाली एक्स रेज जो है उनकी एनर्जी मिनिमम होगी, के बीटा की उससे ज्यादा, के गामा की उससे भी ज्यादा, और के डेल्टा की उससे ज्यादा। सेम ऐसे ही अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने एल शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो अब एल को फिल करने के लिए के काम नहीं आएगा, उससे ऊपर वाले काम आएंगे, एम एन सो ऑन। तो अगर एम फिल करेगा तो एल अल्फा, एन फिल करेगा तो एल बीटा, इस तरीके से लाइंस मिलेंगी, ठीक है। और इसमें भी वही चीज है कि एल के सबसे क्लोज एम है, तो
ये चांस ज्यादा है कि m वाला इलेक्ट्रॉन ही l शेल को कंप्लीट करे। तो l अल्फा लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, और फिर l बीटा की उससे कम, और l गामा की उससे भी कम। और एनर्जी की बात करो तो ये गैप जितना ज्यादा होगा, एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रा की उतनी ही ज्यादा होगी। तो l अल्फा की एनर्जी सबसे कम, l बीटा की उससे ज्यादा एनर्जी, और l गामा की उससे भी ज्यादा एनर्जी। गोट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरे स्पेक्ट्रा था, जो करेक्टरिस्टिक्स जो टाइप है मैंने उसकी बात की यहाँ पे। अब आपने यहाँ नोट किया कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रा की एनर्जी है वो सारी की कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रही है, बैंड गैप पे, मींस टारगेट पे डिपेंड कर रही है। तो उन्होंने कहा कि इससे हमें टारगेट एटम के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। तो 1930 में मोज़ले ने इस करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा की एक सिस्टमेटिक डिटेल्ड स्टडी की, जिससे हमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन निकल के आई, दैट इज वी कैन डिटरमाइन द न्यूक्लियर चार्ज बाय दिस टाइप ऑफ अ स्पेक्ट्रा। ठीक है, वैसे मोज़ले जो है उन्होंने पीरियोडिक एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल है आपका, वो बनाया था, और वो यही देखना चाह रहे थे कि एटम्स या की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मास नंबर पे ज्यादा डिपेंड करती हैं कि एटॉमिक नंबर पे। उस ड्यूरिंग ही उन्होंने ये सिस्टमेटिक स्टडी की थी, और वहां से ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया था। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मोज़ले लॉ है क्या। मोज़ले ने बहुत से एलिमेंट लिए, उनका ये के अल्फा लाइन या ये कह दो कि एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी किया। तो उन्होंने ये देखा कि मान लो पहले आप के अल्फा लाइन ही देखो अलग अलग एलिमेंट्स की, तो उन्हें ये ऑब्जर्व किया कि जो रेज बाहर निकल रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस एटम, टारगेट एटम के एटॉमिक नंबर के। ठीक है, आई रिपीट, Moseley law states that the square root of the frequency of spectral line is directly proportional to the atomic number of target element. ठीक है, फिर उन्होंने इसका ट्रेस भी बनाया, के अल्फा लाइन का भी, एल का भी, एम का भी। यहाँ पे ए और बी जो है कांस्टेंट है, वो डिपेंड करते हैं नेचर पे, और ये कह सकते हो कि बीच में जो उसको जो भी ये कह दो कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को इंटरफेरेंस मिल रही है और एलिमेंट्स की वजह से, वो चीजें हैं। तो ये ए और बी कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सीरीज पढ़ रहे हो, के अल्फा, एल अल्फा या एम अल्फा, उसके अकॉर्डिंग हम ए और बी की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ, ये तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया। अगर आप के अल्फा लाइन को डिटेल में स्टडी करना भी चाहो तो ये देखो, हम यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं के अल्फा के लिए। तो स्टूडेंट्स के अल्फा लाइन के लिए ए की वैल्यू होती है 3/4 RC, आर आपको पता है रिडबर्ग कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ अ लाइट, और बी की वैल्यू 1। यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास ये चीज आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान हो, बोर थ्योरी में भी आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ा है। ठीक है, तो आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि मोज़ले लॉ बोर थ्योरी को भी वैलिड और ज्यादा वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल स्टडी कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला आपका यही रहेगा, सीरीज के अकॉर्डिंग आप ए और बी की वैल्यू लिखोगे। फ्रीक्वेंसी जो न्यू लिया है आपने, ये आपको ग्राफ से पता लगेगा, जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे वहां से इसकी वैल्यू आएगी। तो अब आपको देखो तीनों चीजें पता है, फ्रीक्वेंसी, ए, बी, तो यहाँ से आप जेड निकाल सकते हो। ठीक है, और ये आपको पता है कि अगर आपको जेड पता लग गया तो न्यूक्लियर चार्ज भी पता लग जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज होता कितना है, प्लस जेड ई। इस तरीके से आप एक्सरे स्पेक्ट्रा की डिटेल्ड स्टडी जो मोज़ले जी ने की है, वहां के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके हम किसी भी न्यूक्लियस पे चार्ज बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन आर्टिकल को आप अच्छे से कवर कर लेना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगी, कुछ न्यूमेरिकल और पॉपुलर क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम सम अप करने की भी कोशिश करेंगे कि हमने यूनिट 1 में किन किन टॉपिक्स को कवर किया और किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो तब तक आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट होता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे यूनिट का सम अप कर देंगे, और फिर उसके बाद हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।